Good morning, everyone. This is Ruby Rathore, your physics teacher. Student, you have already studied that about the motion in the previous chapter. This was the chapter number first. Now we will study in this lecture our chapter number 2 in physics, whose name is force and laws of motion. Student, you have already learned about the motion and the types of motion and the equation related to the motion. Now in this lecture we will study about the causes of motion. It means to say that आपने पहले वाले चैप्टर में मोशन पढ़ा. मोशन के बारे में आपने बहुत सारे डिफरेंट वेज पढ़े, मोशन के टाइप पढ़े हुए हैं. उसके बाद आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को रीड किया है. नाउ आपने मोशन के टाइप पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़ा है, बट हम यहाँ पर मोशन का कारण नहीं जानते. मोशन किस वजह से होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में किस तरह से आती है. आप जानते हो कि ऑल लिविंग बीइंग मूव बाय इट्स चॉइस. जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सारे अपनी चॉइस से मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग बीइंग के मोशन के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको रिक्वायर्ड होती है. आप जानते हो कोई भी नॉन लिविंग बीइंग है वो अपनी वजह से, या कह सकते हो अपने सेल्फ चॉइस से तो कहीं आ जा नहीं सकते. देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मोशन ऑफ द नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग के मूव करने के पीछे ऐसा कौन सा रीज़न होता है जो उन्हें मूव करने के लिए कैपेबल बनाता है. सो आंसर we will find in this chapter. Okay student, so let's see. In this chapter we have learned about the motion of object based on the definition of displacement, velocity and acceleration. हमने मोशन पढ़ा है, ऑब्जेक्ट का मोशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया है, उसकी डेफिनेशंस रीड की हैं और डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस को रीड किया है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन. नाउ अब लेट अस सी द कॉज दैट इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ अ बॉडी. अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉज, वो सारे कारण जो किसी भी बॉडी के मोशन को प्रभावित करते हैं या किसी भी बॉडी को मोशन में लाते हैं. Have you wondered why certain natural phenomena occur and why they continue to occur in the same way? Student, have you wondered why certain natural phenomena occur? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो नेचुरल फिनोमिनॉन्स हैं वो कैसे होते हैं या क्यों होते हैं. उसके बाद why they continue to occur in the same way, वो उसी तरीके से उसी एक वे में किस तरह से कंटिन्यू रहते हैं. फॉर इंस्टेंस वाई डू प्लैनेट मूव अराउंड द सन. अगर मैं बात करूँ तो माई क्वेश्चन इज़ दैट वाई द प्लैनेट मूव अराउंड द सन. प्लैनेट सन के अराउंड मूव क्यों करते हैं. एंड वाई ए बॉल थ्रोन अप कम्स बैक टू द अर्थ. जब हम किसी बॉल को अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो अर्थ पर वापस कैसे आ जाती है. दिस इज़ अ फोर्स. यहाँ पर जितनी भी कॉजेज़ हैं, जितनी भी फिनोमिनॉन्स हैं मोशन से रिलेटेड, आप कह सकते हो कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. इट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए हुए फोर्स के कारण है. इट मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करके उसके पोजीशन को, उसकी स्टेट को बदलने की कोशिश करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है. अन्यथा वो ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में रहता है. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल अ बुक प्लेस्ड ऑन द सेल्फ, अगर सेल्फ पर कोई बुक रखी हुई है तो वो अपनी ही पोजीशन पर कब तक रहेगी. आंसर में आंसर होगा जब तक हम उस बुक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. फोर्स इट मीन्स बल. क्या होता है फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स. हम फोर्स किस चीज़ को बोल सकते हैं स्टूडेंट, वी शैल लर्न अबाउट दैट. हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. सो नाउ लुक दिस फोर्स एंड मोशन. टेक सम एग्जाम्पल्स. अ वेजिटेबल वेंडर अप्लाइज फोर्स टू पुश द कार्ट. कोई वेजिटेबल वेंडर है, वो अपनी कार्ट को पुश करने के लिए फोर्स का अप्लाई करता है. A driver applies the force either to stop the car or to change the speed or direction of the motion. कोई भी ड्राइवर कार की स्पीड को चेंज करने के लिए या फिर
मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स का अप्लाई करता है. एंड अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल टू सेट इन द मोशन. कोई भी फुटबॉल प्लेयर है वो बॉल को किक करता है उसे मोशन में लाने के लिए. सो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ आपने देखी हुई है, दैट इज़ द फोर्स. इट मीन्स फोर्स मे बी पुश, फोर्स मे बी पुल एंड फोर्स मे बी किक. These are the three ways to apply a force on a body. Force may be push, pull or kick. These are the ways. But student, what is the correct definition of the force? Force की correct definition क्या है? ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं. Push or pull is known as the force. But this is not the sufficient definition to express the force. Force को explain करने के लिए ये definition sufficient नहीं है. So what will be the correct definition of the force? Force की correct definition क्या होगी? You can write this. Force is an external agent. Agent it means वह कारक. It means किसी भी कार्य को करने वाले को हम कारक बोलते हैं. So the force is an external agent which can change the state of any object. State of any object. Place of any object. It means to say that कि force वह external agent होता है जो किसी भी object की state को बदलने का प्रयास करता है या किसी भी object की state को बदल देता है, चाहे वो object rest में हो, motion में हो या किसी भी state में हो. It means shape, size or the position. Okay student, so you can write the correct definition of the force. Force is an external agent which can change the state of any object such that shape, size and the position of any object. Okay student, you can note down this. So let us see. In all above examples, ये सारे जो आपने ऊपर examples देखे हैं push के, pull के और kick के, यहाँ पर किसी भी गाड़ी को धक्का देने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं. इट मीन्स उसको पुश करने के लिए फोर्स का अप्लाई करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने के लिए हम फोर्स का अप्लाई करते हैं. किसी भी फुटबॉल को जब हम खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो हम अपने नी से या अपने फुट से उस पर किक करते हैं. दिस इज आवर टाइप ऑफ फोर्स और यू कैन से दैट दीज आर द वेज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी. ओके स्टूडेंट, सो the force applied on a body can bring about the following change. Force जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है तो उस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है. सो स्टूडेंट लेट्स सी. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी और चेंज इट्स पोजिशन. इट मीन्स टू से दैट कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेपर या कोई पत्ता आपके सामने ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो वो उस ज़मीन पर उसी प्लेस पर कब तक रहेगा, जब तक उस पर हवा से फोर्स ना लगाया जाए. हम फोर्स को छू नहीं सकते. वी कांट टच द फोर्स, वी कांट सी द फोर्स, बट वी फील द इफेक्ट्स विच कम्स टू प्ले by the applying on the force. It means to say that कि हम फोर्स के द्वारा जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो प्रभाव फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर डालता है, हम उन इफ़ेक्ट्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. हम फोर्स को टच नहीं कर सकते, हम फोर्स को देख नहीं सकते. ओके स्टूडेंट, फोर्स के कारण जो चेंज होते हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट मीन्स टू से दैट कि हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी साइकिल को राइड कर रहे होते हैं तो साइकिल की दिशा को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है. उसी तरह आप किसी भी व्हीकल को जब राइड करते हैं तो उस व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है. सो यू कैन से दैट फाइनली
The force is an external agent which can change the position of any object, such as shape, size, and state of any object. So student, here in this picture you can see that a boy hitting a ball. यहाँ पर एक जो बॉय है वो बॉल को हिट कर रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स थ्रू हिज हैंड. ओके स्टूडेंट, सो force is an external agent that changes the state of uniform motion of a body along a straight line. Okay, it means अगर कोई ऑब्जेक्ट straight line में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है then we can change that motion by applying a force. Okay student, so now come to the topic resultant force. What is the resultant force? हम resultant force student किस चीज़ को बोलते हैं? So now resultant force an object can made to move by application of force. You know that कि कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स के एप्लीकेशन के बाद ही अपनी मोशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है. इट मीन्स टू से दैट वो मूव करता है. मैनी फोर्स कैन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी. एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली इट मीन्स एक साथ. ओके स्टूडेंट, सो फॉर एग्जाम्पल several people can jointly move a boulder, but a strong person can move the same boulder all by himself. It means to say that कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ ही किसी बाउल्डर को मूव कर रहे हैं और कोई एक भी व्यक्ति, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो अकेले ही किसी भी बाउल्डर को मूव कर सकता है. इट मीन्स आप कह सकते हो कि सबके द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रॉन्ग मैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस बाय द नेट फोर्स अप्लाइड बाय ऑल. इट मीन्स टू से दैट कि अगर एक लकड़ी का बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बाउल्डर नहीं ले सकते, एक वुडन ब्लॉक ले सकते हैं सिंपल एग्जाम्पल में, कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है और उसमें आपको एक वुडन का बॉक्स लेना है. एक तरफ से 4 लोग उस बॉक्स को पुल कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, और एक तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति उस बॉक्स को पुश कर रहा है. देन व्हाट इज द इफेक्ट? लुक एट दिस. इस तरह का कोई बॉक्स है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं. 4 फोर्सेस. ओके, इट मीन्स फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है. इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और एक तरफ से एक फोर्स काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 तरह के फोर्स हैं. फोर्स की जो यूनिट होती है उसे न्यूटन कहते हैं. इट मीन्स फोर्स को मेज़र करने के लिए हम न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं. सो अगर यहाँ पर सारे फोर्सेस 1 न्यूटन के हैं देन द टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज द 3 न्यूटन. अगर 3 लोग हैं तो 3 न्यूटन, 4 लोग हैं तो 4 न्यूटन. और अगर इधर से एक ही पर्सन उस टोटल फोर्स को 3 न्यूटन के इक्वल लगा रहा है, इट मीन्स द टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल 3 न्यूटन इक्वल्स टू 3 न्यूटन. देन यहाँ पर जो बॉक्स की पोजीशन है वो कहाँ होगी? बॉक्स रिमेन्स एट इट्स ओन प्लेस. बॉक्स अपनी ही प्लेस पर रहेगा. रीजन बीइंग दोनों ओर से लगने वाला फोर्स कैसा है? बिल्कुल ही बराबर है. आपने क्लास 8 में फोर्स को स्टडी किया होगा. देन यू विल एबल to understand this example. Okay student, now that is the force applied by the strong man produce the same effect as that produced by the net force applied by all. The force applied by the strong man is the resultant force. Okay student, so the resultant force, look the definition. The resultant force is that the single force. Resultant is, it means net force, total force. The resultant force is that single force which when acting on a body produces the same effect as that produced by a number of forces. It means resultant force वो force होता है जिसका वही effect होता है, या कह सकते हो कि equal magnitude में same effect होता है जितना number of forces के द्वारा लगाया हुआ होता है. Look at this example. यहाँ पर 4 person एक ही बाउल्डर को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं. F1, F2, F3, these are the respective forces applied by the these 4 peoples. So student, यहाँ पर जो बाउल्डर है वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा है.
इसका मतलब क्या है कि इस पर जो अदर फोर्स वर्क कर रहे हैं, अदर फोर्स इट मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है इसका, और कह सकते हो एक्सटर्नल फोर्स कोई हो सकता है, तो वो ये ब्लॉक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इसका रिजल्टेंट फोर्स इन 4% के द्वारा अप्लाई किए हुए फोर्स से कम ना हो जाए। जब तक ये चारों रिजल्टेंट फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इस बॉल्डर को हिला नहीं सकते। ओके, सो सेवरल पीपल कैन जॉइंटली मूव ए बॉल्डर। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर एक ही पर्सन इन 4% के इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो द स्ट्रॉन्ग पर्सन मूविंग द सेम बाउल्डर ऑल बाय हिमसेल्फ, सो वी कैन से द रिजल्टेंट फोर्स, द टोटल अप्लाइड फोर्स बाय दिस पर्सन इज F। एंड आपने ऊपर देखा वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो F1, F2, F3 एंड F4 हो रहा था। नाउ अगर इन दोनों का फोर्स इक्वल है देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ओके स्टूडेंट, सो अपोजिट फोर्सेस को हमेशा हम इक्वल से एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और उन्हें इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों साइड से लगने वाले फोर्सेस को, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्सेस के अंडर रीड करते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, बैलेंस इट मीन्स संतुलित, अनबैलेंस इट मीन्स असंतुलित। संतुलित हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बोथ साइड अप्लाई किए हुए इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो, बराबर हो, चाहे वो फोर्स हो या फिर कुछ और। सो द फिगर शो ए ब्लॉक ऑफ द वुड ऑन ए टेबल। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ है। When the block is pulled at a point A, जब इस ब्लॉक को हम पॉइंट A पर पुल करते हैं, it begins to move towards the left, ये लेफ्ट की ओर मूव करना शुरू कर देता है। Look at this student, यहाँ पर जब हम इस हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन यहाँ पर तो कोई रिजल्टेंट फोर्स है नहीं जो इसको बैलेंस कर ले, सो द ब्लॉक मूव्स टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट, एंड इफ द ब्लॉक इज पुल्ड एट द पॉइंट B, अगर हम पॉइंट B दिस इज पॉइंट A, जब हमने पॉइंट A की तरफ से ब्लॉक को पुल किया तो देन ब्लॉक इस साइड मूव करने लगा, एंड जब हम पॉइंट B की तरफ से मूव करेंगे तब ब्लॉक का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो किधर साइड होगा, राइट की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब A को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इट मीन्स जब दोनों तरफ के फोर्सेस, इट मीन्स F पर लगाया हुआ फोर्स और B पर लगाया हुआ फोर्स जब इक्वल नहीं है, उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका क्या कहा जाएगा, उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई करते जो A का रिजल्टेंट और B का रिजल्टेंट, A का और B का रिजल्टेंट कैसा होता, आपस में बराबर होता, इट मीन्स वी कैन से दैट FA equals to FB, then the force will be balanced.